नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम बहुत सीरियस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं और वो है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एजुकेशन से ही आपके मुल्क बनते हैं, आपके मुल्क तरक्की करते हैं और यूथ को, यंग जनरेशन को जिसे कहते हैं कि आगे कुछ बढ़ने का जो मौका भी मिल रहा होता है, अपने लिए कुछ करने का मौका मिलता है, वो एजुकेशन से। तो एजुकेशन इज़ ऑलवेज़ नंबर वन। हर चीज़ में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन, जब उसमें ही मसाइल पैदा होने लग जाएं तो फिर ये बहुत सीरियस इशू है, इसको हम आम नहीं कहेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। तो आज हम दो सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। एक हमारे पास सब्जेक्ट है कैम्ब्रिज के हवाले से, जिसमें बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो कुछ अनयूजुअल से आए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि जो बच्चे बहुत अच्छा लास्ट ईयर पढ़ा, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, कुछ तो ग्रेड्स उनके बहुत ज़्यादा लो आए और कुछ जो है यू मिले। अब यू भी बताएंगे क्या होता है, कि अनग्रेडिंग होता है, ये क्या होता है, इस पे भी जानेंगे। और साथ साथ जो हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट है वो इंटरमीडिएट के हवाले से, कि जो बच्चों को इंटरमीडिएट में एडमिशन्स मिलने चाहिए, सीट्स कई जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर खाली जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने ग्रेड्स जो है मुकर्रर कर दिए। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, पहले मैं दोनों मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ नूर अली साहब हैं जो ए लेवल टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे आज बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और साथ ही हमारे साथ नदीम अहमद मिर्ज़ा साहब हैं जो चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का। जैसा मैंने कहा, ये सीरियस मामला है, तो पहले हम कैम्ब्रिज के हवाले से आएंगे। सर, ये बताइएगा कि बेसिकली जो ये ग्रेडिंग है, ये क्या हुई है, और अनग्रेडिंग के हवाले से बताएगा, थ्रेश होल्ड के हवाले से भी बताएगा। ये ज़रा आप पूरा इसको क्लियर करें, मामले को हुआ क्या है। बेसिकली ये हुआ है कि जो O3 के स्पेशली रिज़ल्ट आए और ए लेवल्स के जो रिज़ल्ट आए, ए लेवल्स में AS और A2 दोनों के, वो जो इस अटैम्प्ट के हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, यानी अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब पुअर किस तरह से कहेंगे, क्या पुअर इस तरीके से कि जो बच्चों के जो मॉक्स के अंदर बहुत अच्छे भी रिजल्ट्स आ रहे थे, लाइक A ग्रेड आ रहा है या B आ रहा है उनका, तो वो जब वहाँ जाके पेपर अटैम्प्ट करें तो उनका जो ग्रेड आ रहा है वो D या फिर U अनग्रेडेड तक आ रहा है। अनग्रेडेड क्या है? अनग्रेडेड ये चीज़ है कि बंदे ने मतलब पेपर में कुछ लिख के ही नहीं गया है, आउट ऑफ 70 यानी 5 नंबर कोई बंदा लेकर है, वो उस तरीके की अनग्रेडिंग टाइप हो रही है चीज़। तो ये तो इतना ज़्यादा बड़ा इशू ये क्रिएट हो गया है, क्योंकि देखें एक इतनी हेफ्टी अमाउंट पे की जाती है, और जब हम बात करते हैं कि लोग O लेवल्स और A लेवल्स के पास आते क्यों हैं, पहली बात ये है कि वो कहते हैं मेरिट सिस्टम है, रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है। पहले ये लोग सोच के आते हैं कि इसके अंदर हमें समझ बूझ होगी, आगे चल के हमें हेल्प आउट होगा, कैरियर होगा, XYZ जो भी फैक्टर्स है, तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे दी जाती है। तो वो इसी वजह से दी जाती है कि भाई मेरिटोक्रेसी और इन चीज़ों को, चेकिंग में कोई इशू नहीं होगा, इन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन ओवर द ईयर्स ये होता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो चेकिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड होती जा रही है। और इसमें सिर्फ ना सिर्फ ये इशू है कि वो कम हो रही है, दूसरी तरफ से हमारे जो टीचर्स हैं और जो दूसरे स्कूल्स वगैरह हैं, जो टॉप टीयर स्कूल्स हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो आगे इस इशू को इतना हाईलाइट नहीं करते। वो जब अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं करेंगे और जब स्टूडेंट की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो इसी तरह होता जाएगा कि वो जो भी ब्रिटिश काउंसिल सिस्टम चलाएगी, जिस हिसाब से भी चलाएगी, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो फिर इशू वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अच्छा, इसका हल भी हम जानेंगे, लेकिन सर पहले आपके पास आते हैं और ये बताइएगा कि बेसिकली नदीम साहब, ये जो पेपर्स हैं, इस पे जो चेकिंग है, अगर रीचेक के लिए जाएंगे तो फिर क्या सीन होगा इसका? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरा जो ए लेवल ओ लेवल जो ब्रिटिश काउंसिल जो कैम्ब्रिज सीनियर कैम्ब्रिज करा रही है, एक तो ये कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये इतना ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं है, हम लोग भेड़ चाल में ये कर रहे हैं। कहाँ कहाँ ये पहचान देखें, होती है यूरोपीय यूनियन के 24 ममालिक हैं, सिर्फ 3 जगह है, अमेरिका कनाडा में भी रिकग्नाइज नहीं होती है। हम लोग क्योंकि एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग हैं, भेड़ चाल के लोग हैं। तो फिर इस एजुकेशन का लोगों बच्चों को फ़ायदा क्या है? हम तकरीबन $1.5 अरब देते हैं, और एजुकेशन जो है वो मेडिकल से और सारी मतलब चीज़ों 1.5 अरब हमारा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है? तकरीबन 35-40 अरब रुपया अच्छा, ओके। हम फीस में पेमेंट करते हैं। ये सिर्फ सिंपल फीस है, ट्यूशन फीस नहीं है। अच्छा, अब इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि जो पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। 2010 में भी चेंज हुआ था। पैटर्न चेंज होने की वजह से सारे बच्चों को थोड़ी सी मुश्किलात हुई, और वो जब फिर ग्रेडिंग इन्होंने की, अभी आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट ईयर के ऊपर स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ने फर्स्ट ईयर रिजल्ट्स के हमने कहा कि असेसमेंट नहीं हुई है सही, और 1,12,000 बच्चों को गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा 15% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे।
तो लोग कहते थे कि नहीं कैम्ब्रिज सही है। अब कैम्ब्रिज में जो असेसमेंट हुई है, ये मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि बोगस है, लेकिन बड़ी लो ग्रेड हुई है इस दफ़ा। और वो बच्चे, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चे ने के 5 सब्जेक्ट में अनग्रेडेड हो? मुमकिन ही नहीं कि कुछ भी लिख कर नहीं आया हो। अच्छा, हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं, अब क्या है कि 12,000-15 रुपये आपने देना है रीचेक के लिए। रीचेक के लिए। तो ये बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि ऐसा हो कि ये सिर्फ वो मजीद पैसे, यानी आपने और भी बढ़ा सकते हैं। 29,000 रुपये पेपर की फीस दी है ओ लेवल की, और 29,000 के बाद आप 12,000 रुपये पर पेपर देंगे तो आपकी रीचेकिंग होगी। तो उसमें अच्छा, फिर प्लस एक और इसका जो है कि ये मार्च में और अप्रैल में क्लासेस ख़त्म हो गई थी, बच्चों के रिजल्ट रोक लिए। अब उनके एडमिशन की प्रॉब्लम नहीं फिर मई जून जुलाई की फीस दीजिए। ओह, क्लासेस खत्म हो गई, बच्चे का एग्जाम के लिए हो गया, एग्जाम शुरू हो गए, लेकिन मई जून जुलाई की फीस तो दीजिए। ये वाली फीस कहाँ जाएगी? ये इधर ही या ये भी स्कूल बाहर को जाएगी? स्कूल को जाएगी। ट्यूशन, अच्छा स्कूल भी नहीं है, हाँ ट्यूशन है खाली। ट्यूशन है, यानी जैसे अब सिटी स्कूल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब कहेंगे कि ट्यूशन फी है। ये ट्यूशन फीस है और ट्यूशन नहीं पढ़ाई। ओके, 3 महीने 3 उनकी महीने। break अब है। ये 12,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख के करीब बच्चा है। ओके, अच्छा अच्छा 12,000 रुपए, एक मिनट एक्सक्यूज मी, 12,000 रुपए पर पेपर है। ओके, यही मैं पूछने वाली थी। 12,000 15 रुपए, पेपर। 12,000, मैं तो एग्जैक्ट फिगर बता रहा अच्छा, ये पैसे जो हैं ये किसको जाएंगे? हूँ, ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश, अच्छा वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, जब वो ये काम करेगा तो होना क्या चाहिए, जो इन्हीं ने बात की अली ने, वो होना ये चाहिए कि स्कूल को एन ब्लॉक मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस पर एहतजाज करना चाहिए और उसकी रीचेकिंग करवानी चाहिए विदाउट पेमेंट। हम मजीद, अब मिसाल के तौर पर टोटल 7 पेपर हैं, कितने अली? 11 पेपर हैं मेरे, 11 पेपर हैं और 1 लाख बच्चों के, तो 11 लाख पेपर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें 12,000 रुपये से, तो बहुत भी बन रही है। और जो ऑलरेडी बच्चे मतलब फीस ऑलरेडी दे चुके हैं, मजीद उसके 3 महीने की एक्स्ट्रा फीस भी दे चुके हैं, अब उनके लिए कितना बड़ा मातम है सर, घरों में मातम है। मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास डेली सैकड़ों आ रहे हैं कि सबसे पहले ये मसला आपके पेरेंट्स के साथ हमने हाईलाइट किया ना कि ये ओ लेवल के रिजल्ट आए हैं, और थ्रेशोल्ड में के लिए मैं वजाहत करूँ, थ्रेशोल्ड में क्या है? उर्दू में उसमें अच्छा सीधा सिस्टम कहीं भी नहीं बनाते, भूल फेरी बना देते हैं। थ्रेशोल्ड ये है कि आपका ए ग्रेड कितने % पर आएगा मार्क्स अगर आप लेंगे। अब जैसे बायोलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स में 63 पर है, उर्दू में 82% पर है, ठीक है। अब जब आपका पेपर मुश्किल होता है तो थ्रेशोल्ड नीचे आता है, 50 पर भी आता है, 55 पर भी आता है कि आपका ए ग्रेड 55% पर आ जाएगा, क्योंकि पेपर मुश्किल था। अब जब आपने पेपर के, जो मैं डेलिबरेटली बता रहा हूँ, जो बदनीयत ये है वो ये है कि जब आपने इस दफ़ा पैटर्न चेंज किया तो थ्रेशोल्ड को नीचे आना चाहिए था, और वो कितना रहा? वो 82 तक गया है। उर्दू का 82 है कि 82 होगा तो हमारे यहाँ सिंपल है ना कि भाई 70 है तो ए ग्रेड हो गया, नहीं, इनके यहाँ थ्रेशोल्ड की कहानी है कि जितना पेपर जैसा मुश्किल होगा नहीं, हाँ होगा, लेकिन अब आपने पेपर का पैटर्न भी चेंज किया, पेपर भी मुश्किल दिया और थ्रेशोल्ड भी हाई रखा, तो ए कहाँ से आएगा? नहीं आएगा बच्चों को। अच्छा, वो बच्चे कि जिनके सारे ए थे या A+ थे, वो बच्चे जो है वो ई में और डी में बैठे हुए, तो ये भी उनके लिए बड़ी सीरियस बात है। आज इंग्लिश, अच्छा हुआ किस में? इंग्लिश में हुआ है, उर्दू में हुआ है। फिर आप पढ़ा क्या रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं कुछ चीज़ें इसमें वजाहत करना चाहता हूँ कि आप कैम्ब्रिज में पढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि हम कैम्ब्रिज में जाकर पढ़ाएंगे बच्चे को, तो हम यहाँ पर ओ लेवल ए लेवल करा लें। अब मुझे बताइए, कैम्ब्रिज में इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू पढ़ाई जाएगी? हम उन सब्जेक्ट के भी पैसे दे रहे हैं। तो पूछा मैंने उनसे, उस पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती? नहीं पढ़ाई जाती। क्या ताल्लुक है पाकिस्तान स्टडीज का बरतानिया में? क्या पढ़ानी चाहिए ना पाकिस्तान स्टडीज, वैसे आप यहाँ वो लोकल पेपर्स करें ना, आपने जो पेपर्स कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे हैं, मतलब ये लोकल होना चाहिए पाकिस्तान स्टडीज, और आप ये कह रहे हैं कि उर्दू वगैरह जो है ये लोकल में ही जाए। दूसरी बात यह है कि आपकी जो इस्लामियात की बुक है, वो अली साहब बताएंगे कि किसने लिखी है। जो ओ लेवल की इस्लामियात की बुक है वो किसने लिखी, बताइए। अली साहब से पूछें। जी, ये थॉमस ड्रेपर जो है उसने लिखी हुई है, जो वहाँ के एग्जामिनर क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है, और उन्हीं के जो एग्जामिनर जाहिर है वो अपनी रिकमेंडेड बुक लिख देता है उस पेपर की, तो किसी मुस्लिम ने नहीं लिखी। बात तो बिल्कुल सही है कि इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए, लेकिन हमें आप ये बताइएगा सबसे पहले जिस मौजू के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि कितने बच्चों के तकरीबन
आप ये समझते हैं कि इस वक्त ग्रेड्स जो हैं उनके एक तो यू पे चले गए और दूसरा ये कि उनका ग्रेड्स लो हुए हैं? कितने तकरीबन स्टूडेंट हैं अंदाज़न? तकरीबन मैम ये 50% से ज़्यादा हैं कैंडिडेट्स जिनके साथ ये हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखें ना, आप एक बंदे का एएस के अंदर ए है, अब A2 के अटैम्प्ट में उसका डी आ जाता है, तो ये एक सेंस की बात नहीं बनती कि एक बंदे का ए ग्रेड आया तो दूसरे में क्या वो यू लेके आया, अनग्रेडेड हुआ जब जाके उसका डी बना ओवरऑल। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है कि कंबाइंड जब रिजल्ट हुआ तो उसका डी बन गया। अच्छा, अगर हज़ारों बच्चों में से चंद बच्चों का आ गया तो इस पे इशू क्या बना रहा है? चंद का बेसिकली नहीं आया मैडम, काफ़ी मेजोरिटी का इस पे आया। आपने कहा ना 50% है तकरीबन। हाँ, मोर देन 50% के साथ ये एक इशू हुआ है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है, क्योंकि पहले ये होता था कि चलें एक आध बंदे को एग्जाम प्रेशर हो गया, हम ये समझ सकते हैं कि भाई उस दिन कोई इशू हो गया या कोई फैमिली इशू XYZ हो सकता है, 5% आप ले लें, 10% के साथ हो सकता है, लेकिन मोर देन 50% के साथ कैसे हो गया? अच्छा, इसका हल क्या है और आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह हुआ है? क्या जिस तरह अभी नदीम साहब ने भी बताया कि बेसिकली क्या ये पेपर जो है मुश्किल आने की वजह से हुआ या चेंज होने की वजह से, और क्या हुआ? बेसिकली मैम जब भी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे वो बता भी रहे थे 2009-10 के अंदर, तब भी ये थ्रेशोल्ड्स जब भी चेंज होते हैं आया था, प्रॉब्लम्स आई थी। अब बेसिकली यहाँ पे इशू ये है कि स्कूल्स को यहाँ पे अपने एक कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए। स्कूल ये कहे कि भाई मेरे पास 500 बच्चा रजिस्टर्ड है, इसमें से 200-250 बच्चों के साथ ये हुआ है, तो मैं कलेक्टिव इस सब्जेक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो ले ले के इसके अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि आप रीचेकिंग करें। अगर ऐसे ही 3-4 बड़े स्कूल्स कर ले, जैसे जो बड़े नाम है आपको सबको पता है, तो वो अगर अपने अपने कर लें तो उसमें ही तकरीबन काफ़ी 50%, 20%, 30% कैंडिडेट्स पे हो जाएगा, मामला हल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज तो यही है मैम, देखें इंडिविजुअल केसेस वो करने लगेंगे बच्चे, अब वही 12,500 एक भर सकता है, दूसरा के लिए इट्स नॉट सो इजी, हर एक के अपने अपने बजट्स होते हैं। फिर रीचेकिंग में भी 3 इश्यूज हैं। पहला ये है कि 6,000 है, फिर है 8,000, फिर इसी तरीके से सबसे आखिरी जो है जिसमें वो आपको लिख के भेजेगा कि मैंने ये नंबर आपको दिए इस क्वेश्चन में, अब आप इसको भी चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट फिर अपने टीचर को दिखाते हैं कि सर मुझे ये नंबर उसने इसमें अलॉट किए हैं इस क्वेश्चन में, वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, और वो फिर अपने टीचर से वेरीफाई करता है कि सर मुझे कितने मिलने चाहिए ताकि मैं आगे अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूं। फिर वो एक ईमेल लिखते हैं रीचेकिंग की, फिर वो उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन। काफ़ी ये प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा भी प्रोसेस है, और दूसरा ये इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, स्कूल्स को भी? 3 तो मैडम इशूज़ हैं। सबसे बड़ा ये है कि जैसे O लेवल्स के अंदर जिनके शुरू के अंदर जो 3 पेपर दिए जाते हैं, जैसे अभी आपने डिस्कस किया उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज़, उसमें उनके ए आ गए। अभी जो इन्होंने 5 पेपर एटलीस्ट अटैम्प्ट किए हुए होंगे O3 के अंदर, तो उसके अंदर अगर उनके गिर के डी यू, तो उनकी स्कॉलरशिप चली गई A लेवल्स की। तो A लेवल के अंदर एडमिशन उनका मुश्किल हो गया। ज़ाहिर है 60,000 रुपीज़ पर मंथ अगर कोई बंदा, बहुत कम लोग दे सकते हैं। ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर शुरू में ए आए तो आगे भी ए आएंगे ताकि हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप आगे मिल जाए A लेवल्स के अंदर एडमिशन। जिनके A लेवल्स के अंदर हुआ है उनका पूरा कैरियर दाव के ऊपर है। अब उनको ये करना पड़ेगा, लास्ट उनके पास रिजल्ट है कि वो अक्टूबर-नवंबर के अंदर रीअपीयर होंगे। अब वो जब अक्टूबर-नवंबर के अंदर रीअपीयर होंगे तो फिर जाके उनको तीनों अटैम्प्ट देने पड़ेंगी, तो उनका 6 महीने साल का पीरियड ज़ाया होगा, पैसे अलग ज़ाया होंगे, 1-1.5 लाख रुपये उनको लगाना पड़ेगा, ट्यूशन्स लेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी है, तो 2-3 लाख तो एक पर पर्सन का खर्चा आएगा, वो देगा। फिर जनवरी तक वो वेट करेगा, फिर नेक्स्ट सेशन में जाके वो अपीयर होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि उनके तमाम मार्क्स वो जो सब ज़ाया हो गए, जो भी उनकी एफर्ट थी। ये इश्यूज है। इसी तरह बाहर के जो है आप कुछ की कंडीशनल ऑफर होती है, जैसे एएस में अगर आपने अपीयर हुए हैं, IBA के अंदर आपने टेस्ट दिया, आपने क्लियर कर लिया, तो आपके पास कंडीशनल ऑफर है कि अगर आपका A2 के अंदर 2 A's है या 1A 2B C आएगा तो वो आपका हम एडमिशन रख लेंगे। अब आपका वो एडमिशन भी चला गया कंडीशनल ऑफर पर, तो वो उनका टाइम भी ज़ाया हुआ, साल भी ज़ाया होगा, और बिल्कुल ये एक बड़ा सीरियस मामला है जिस पे नोटिस लेने की भी ज़रूरत है, स्कूल्स को स्पेशली नोटिस लेने की ज़रूरत है। और दूसरा ये भी कि देखें अभी जो एजुकेशन है ना वो बहुत सेंसिटिव है, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसलिए कि आगे मुल्क को बढ़ाने के लिए एजुकेशन का अच्छा होना और उसमें ये मसाइल ना आए, बच्चों के टाइम ज़ाया ना हो, और उनका 1 साल क्या 1 महीना भी अगर ऊपर चला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात होती है, क्योंकि अगर एडमिशन्स हो गए और उनका 1 महीना भी ऊपर चला गया, आप ये सोचें, हम ये सोचते थे 1 महीने की पढ़ाई को हम कैसे कैच कर पाएंगे, तो इसलिए फौरी तौर से एडमिशन होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद इंटरमीडिएट के हवाले से जो उसमें मसाइल पेश आए हैं, लेकिन ये कि हम थैंक्स
कहेंगे नूर साहब को, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद नदीम साहब इस मौजूद पर बात करेंगे इंटरमीडिएट के हवाले से, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। और पहले हमने बात की थी कैम्ब्रिज के हवाले से कि बच्चों के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े अनयूजुअल से आए हैं, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए। और अब बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के हवाले से, इंटरमीडिएट पे जो एडमिशन्स हैं उनके हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नदीम साहब मौजूद हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करें और आगे लेकर चलें, मैं आपको ये बता दूं, अभी पहले बात हो रही थी कि कैम्ब्रिज में इस्लामियात की किताब जो है वो सिर्फ एक ही राइटर ने लिखी है। एक राइटर ने नहीं लिखी है, बल्कि मुख्तलिफ राइटर्स हैं जिन्होंने इस्लामियात की जो है किताब लिखी है। और कैम्ब्रिज के हवाले से बता रही हूँ मैं, और ये कोई एक राइटर नहीं है। तो इसको हमने कहा क्लियर कर दें, सबको बता दें कि मुख्तलिफ में हमें स्कूल्स में वो मुख्तलिफ जो है वो राइटर्स की किताबें जो है वो पढ़ाई जाती हैं। जी, तो मैं नदीम साहब से बात करती हूँ। सर, ये तो एक मसला जो आ रहा है, ये एक्चुअली है क्या? थोड़ा सा इसको क्लियर करें ताकि हमारे नाज़रीन तक ये प्रॉब्लम जो है वो पहुंच सके कि क्या प्रॉब्लम है जो बच्चों के एडमिशन्स के हवाले से है। देखिए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मैट्रिक बेस पर होना चाहिए, सबसे पहली बात। सबसे पहले ठीक है। आप 9वीं के बेस पर एडमिशन कर रहे हैं, मतलब 9th के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन हो रही है। ओके, मैट्रिक का रिजल्ट अभी नहीं आया है। 9वीं के बेसिस के ऊपर ऐसे ही प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो एडमिशन हो रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो फर्स्ट ईयर के बेसिस के ऊपर हो रहे हैं। अब ये कौन सा काला कानून है कि आप जो है 9th के बेसिस, अब एक बच्चे की मतलब बच्चे ने पढ़ लिया, इंटरमीडिएट पढ़ लिया उसने, हाँ। या अभी ये नहीं, इंटरमीडिएट अभी जाएगा? फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, अभी फर्स्ट ईयर का दिया है, ठीक फर्स्ट है। ईयर का जो रिजल्ट आया है, हाँ। अगर उसके 60% मार्क्स हैं तो वो मुकाबले का इम्तिहान दे सकता है, एंट्री टेस्ट दे सकता है इंजीनियरिंग की उसकी। अगर 60 से नीचे है तो नहीं दे सकता, अगर उसका एक भी सब्जेक्ट रह गया तो नहीं दे सकता। तो ये तो यूजुअली उस पे होता था, सेकंड ईयर के बाद इसको होता था। हाँ। अब इन्होंने नया का पिछले कोई साल एक ये वाले, एक ये वाला, अब दूसरा फर्स्ट ईयर के एडमिशन में मैट्रिक के बेसिस पर होना चाहिए। अगर आपने कोई, हमने पहले ये समझा कि शायद देखो एडहाक निज़ाम है कि यार 9th मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया तो आपने 9th की बेसिस पर कर लिया। अब उन्होंने सिलसिला बना लिया कि सिर्फ 9th की बेसिस पर ही होगा। अब जिन लोगों का 9वीं में किसी एक पेपर में सप्ली आ गई, अब वो किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। मतलब अगर सप्ली आ गई तो और दोबारा उसने से मैट्रिक में क्लियर कर लिया तब भी नहीं ले सकता, तब भी नहीं दे सकता, नहीं ले सकता। पहले ये होता था कि कॉलेज आप जाते थे इलाके के कॉलेज में, अपना एडमिशन अप्लाई करते थे, वहाँ मेरिट लिस्ट तो ये तो डिवीजन होता था ना, लाइक उसका आधे पेपर्स आपने 9th में दिया, आधे क्योंकि एक बर्डन ना पड़े और अच्छे तरीके से अब 9th की बेसिस पे एडमिशन होता है, मैट्रिक के बेस पे नहीं होता। और अगर मैट्रिक में भी सप्ली आ गई तो मैट्रिक में आ गई तो वैसे ही आउट हो गया ना। नहीं तो दोबारा अगर वो उसने सप्ली क्लियर कर ली 9th की, तब भी एडमिशन नहीं ले सकता। तब भी एडमिशन नहीं, तो फिर इसका हल क्या है? मतलब ये हल ये कि मैट्रिक बेसिस पर होना चाहिए। अगर आपका कोई सिस्टम है तो आप मार्च में अपना तालीमी सेशन खत्म करें, एग्जाम दें, रिजल्ट 9 महीने लेट आ रहे हैं ना। ये तो एक प्रॉब्लम है। अब ये हुआ, अभी जो मसला अभी ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि कई सालों से एक सेंट्रलाइज पॉलिसी बना दी कि साहब आप जाएंगे और जाकर कंप्यूटर पर अप्लाई करेंगे, 5 कॉलेज की प्रायोरिटी देंगे जिसमें आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें हुआ ये, इस दफ़ा जो हुआ बहुत ज़्यादा हुआ है। इस दफ़ा ये हुआ है कि आपने कहा कि साहब मुझे प्री इंजीनियरिंग चाहिए। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में क्योंकि एडमिशन्स देर से शुरू हुए, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि प्री इंजीनियरिंग में पढ़ना है तो बच्चों ने मैट्रिक के एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा अभी तक। आ जाना चाहिए था, एग्ज़ाम को 3-4 महीने हो गए, जबकि SOP है कि 2 महीने के अंदर रिजल्ट देना आपने। तो बच्चों ने जाकर ट्यूशन सेंटर में जाकर पैसे दे दिए कि भाई प्री इंजीनियरिंग मैंने पढ़ना है तो चलेगा। आप ट्यूशन सेंटर का भी एक नया लॉ है कि पूरे 12 महीने की फीस आपको एडवांस देनी है। अब जब वो जाकर उन्होंने अप्लाई किया तो पता चला प्री इंजीनियरिंग वाले का आ गया आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी और चीज़ में। अब वो पैसे भी उसके ज़ाया हुए, एडमिशन भी हुआ। फिर ठीक है, लेकिन वही मुझे मसले के ऊपर आना है कि मसला जो है जो ये वाला हुआ अच्छा, है कि कल हम गए, सीट्स जो खाली जा रही हैं वो वही बता रहा हूँ। कल हम गए क्या है? सेंट लॉरेंस कॉलेज में, नाम लेकर, कराची का तीसरा बड़ा बच्चियों का कॉलेज है। जब वहाँ पर गए तो हमने प्रिंसिपल से पूछा कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि सेंट लॉरेंस में एडमिशन लें, तो आपके पास क्या कैपेसिटी है? उसने कहा जी कैपेसिटी तो हमारे पास 800 की है, 800 की, लेकिन हमारे पास जो रिकग्नाइज कैपेसिटी गवर्नमेंट ने की है वो 300 कम करके की है, 200 प्री इंजीनियरिंग में, 200 प्री मेडिकल में और 100 कंप्यूटर साइंस में।
मैंने कहा एडमिशन कितने हुए? बोला आपके एहतजाज से पहले, हमारे एहतजाज पर डेट बढ़ा दी थी उन्होंने, 24 तारीख कर दी थी, आपके एहतजाज से पहले 24 एडमिशन हुए थे, टोटल 500 में से 24 एडमिशन हुए थे। और उन्होंने ग्रेड्स क्या रखे हुए हैं? अच्छा, उन्होंने रखा हुआ है कैप, अच्छा खुद से कैप कर दिया है। होना ये चाहिए कि जहाँ पर मेरिट जाकर ख़त्म हो, आखिरी परसेंट, अगर 1600 बच्चों ने अप्लाई किया तो 1600, उन्होंने क्या किया है 89% पर प्री मेडिकल है, 88 पर प्री इंजीनियरिंग है, 87 पर कंप्यूटर साइंस है। खुद से कैप कर दिया है। खुद से कैप करने का मतलब कि इससे नीचे का बंदा जो है वो एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसकी कोई वजह कि ऐसा क्यों? वजह कि कोई नहीं किसी को बताता, ये सिस्टम है। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने कहा कि करें, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप क्लेम भी कर सकते हैं, नहीं अपनी चेंज करा सकते हैं और अपना जो है वो एडमिशन भी दोबारा चैलेंज कर सकते हैं। जब बच्चे जा रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर और चेंज करने की कोशिश करें तो सेंट लॉरेंस में या दूसरे ऐसे कॉलेजेस में आ रहा है कि नो वैकेंसी। अच्छा। और वहाँ वैकेंसियाँ हैं मौजूद, लेकिन उन्होंने अपने ग्रेड्स रखे हुए ना, उन्होंने क्या किया है कि खुद से कैप कर दिया है। तो ये कौन करता है समय? ये डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस। फिर एक और काम ये किया कि जो 23 इंटर कॉलेजेट थे उनमें एडमिशन्स 23 साल से हो रहे थे। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि वक्त भी हमारे सेगमेंट का ख़त्म होने वाला है, तो क्या हो सकता है अब इसमें, क्या करेंगे कि ये बेहतरी आ सके? देखिए, ये तो सारा जो है मैट्रिक तक की एजुकेशन हम हवाले कर चुके हैं प्राइवेट निजी इदारों को। अब ये इंटर की एजुकेशन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा एडमिशन नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएगा। 1.5 लाख की गुंजाइश है हमारे पास, 1,01,000 बच्चों ने किया है, हमारे सारे बच्चे गवर्नमेंट में जा सकते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल वो है कि प्रिंसिपल्स प्रॉपर कॉलेज में मिले, मरकजी पॉलिसी ख़त्म करके, दाखिला पॉलिसी ख़त्म कर दें और प्रिंसिपल्स को इख्तियार दे दें, प्रिंसिपल्स के पास जो अप्लाई करे वो उसकी मेरिट लिस्ट पर दाखिला दे दें। सिर्फ यही एक हल है और कोई हल नहीं। तो कैसे होगा ये हल? ये गवर्नमेंट करेगी। तो इसके लिए आप इस वक्त ये हो सकता है, क्योंकि पहले चल रही थी मरकजी पॉलिसी, इस वक्त हल ये है कि जो दाखिले हो गए हैं वो दाखिले होने के बाद प्रिंसिपल्स को मुकम्मल इख्तियारात दे दें। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपका एडमिशन एक जगह हो गया तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल के पास कोई इख्तियार नहीं हो, किसी को एडमिशन नहीं दे सकती, तो प्रिंसिपल्स को इख्तियारात देने होंगे, तो जाकर ये मामला हल होगा। हम 18 तारीख को प्रेस क्लब पर इस पर एहतजाज भी करें 11 बजे सुबह कि इस मसले को इस तरीके से हल करें। बस ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सीरियस मामला, अगेन यही वाली बात है कि बच्चे अगर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, अगेन इतने मुश्किल हालात में जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा? ऑलरेडी इतनी महंगाई है और एजुकेशन के मामले में यही एक इंसान सोचता है ना जहनी तौर से कि मैं जहाँ पर भी अपने बच्चे को भेजूँ तो कम से कम उसकी तालीम अच्छी हो। और हमारे माशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेजेस की तालीम अच्छी है, हम भी वहीं से ही पढ़े हुए हैं और कई मैं आपको बताऊँ कितने बच्चे वहाँ से पढ़कर निकलते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं। लेकिन बात ये आती है कि इनको अगर धकेला जाएगा इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ, तो ये माशरे का भी नुकसान है, बच्चों का तो बेइंतहा नुकसान है। पेरेंट्स आप देखें अपनी पॉकेट्स को कैसे वो देखेंगे, किस तरह से, कितनी मुश्किलात से उनको मज़ीद गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा। ये हम जो है नदीम साहब ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जो है सॉर्ट आउट करें और सॉल्व करें। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। डोंट गो एनीवेयर।